करें। और पहला ही दिया है आपके पास में प्रकाश संश्लेषण में CO2 का स्रोत वायुमंडल होता है। ठीक है। दूसरा दिया है प्रकाश संश्लेषण केवल सूर्य के प्रकाश में होता है। तीसरा दिया है पौधे की जड़ें भी कुछ स्थितियों में CO2 अवशोषित करती हैं। चौथा आपके पास दिया है प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनती है। अब आपके पास में बताना है कि आपके पास जो 4 पॉइंट दिए थे, अब इनमें से पहले में बताना है कि 1, 2, 3 सही है, दूसरे में बताया गया 1, 2, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 3, 4 सही है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। अब इस 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे पहला ही हमारे पास में दिया था प्रकाश संश्लेषण में CO2 का स्रोत वायुमंडल होता है। बिल्कुल ये बात यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में जो CO2 हमें चाहिए होती है प्रकाश पत्तियों में, वो कहाँ से लेते हैं, हम वायुमंडल से लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे सही है। अब दूसरा पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण केवल सूर्य के प्रकाश में होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, केवल सूर्य के प्रकाश में होता है। लेकिन याद रखना यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की जगह पर अगर वो श्वसन बोल देता है ना, कि पेड़ पौधों में श्वसन, तो आप याद रखना जो श्वसन की प्रक्रिया होती है पेड़ पौधों में, वो प्रकाश की अनुपस्थिति में, ठीक है, और प्रकाश की उपस्थिति में, दोनों में ही हमारे पास में क्रिया होती है श्वसन की। ठीक है, पौधों की जड़ें भी कुछ स्थितियों में CO2 अवशोषित करती हैं। ये बात सरासर यहाँ पे गलत है हमारे पास में, क्योंकि पौधों की जड़ें कुछ स्थितियों में CO2 अवशोषित नहीं करती हैं, है ना। जड़ें अगर कभी विशेष आवश्यकता पड़ती है जड़ों को, तो वो CO2 नहीं करती, ये करती हैं ऑक्सीजन को अवशोषित, है ना। ऑक्सीजन अलग है और CO2 अलग है। ठीक है, जैसे आपने देखा हो बरगद का पेड़ देखा है आपने, ठीक है, बरगद का पेड़ अगर देखा है आपने, तो वहाँ पे आप देखा होगा अलग से वहाँ पे जड़ें निकलने लगती हैं। वो क्यों निकलती हैं, ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति कर दें, ऑक्सीजन को नमी बाहर निकाल लें, उसको खींच लें। ठीक है, और दूसरी बात उसको सहारा प्रदान कर दें बरगद को। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने CO2 बोला है, क्योंकि CO2 तो अवशोषित करती नहीं है जड़ें, और CO2 को अवशोषित करने का काम कौन करता, केवल हमारे पास जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ पौधों के पास, वो अकेले करती हैं CO2 को अवशोषित। तो ये बात तो यहाँ पे हमारे पास गलत है। प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है CO2, ठीक है, और जो H2 है, ये दोनों मिलते हैं और यहाँ पे क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल, और साथ में हमारे पास में क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके हमारे पास बनता है C6H12O6। साथ में हमारे पास में कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाहर निकलते हैं, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में हमारे पास कुछ मात्रा में पानी भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो पहला, दूसरा और चौथा सही है। कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा है, तो ये गलत है। पहला दूसरा चौथा ये मिल रहा है हमारे पास, तो यही सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपका टोटल पूरा दिमाग आपसे खपा कर दिया, अगर आप एक छोटी सी मिस्टेक करते और ये आंसर आपके पास गलत हो जाता। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके पास सीटेट में, और आगे भी बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि एक छात्र ने ऑस्मोसिस की जांच के लिए एक बीकर लिया है। तो बीकर ए है जिसमें नमक का घोल है, और बीकर बी है जिसमें शुद्ध जल है। ठीक है, अब आलू के समान टुकड़े उसने डाले हैं। अब सही अवलोकन कौन सा होगा, अवलोकन आपको बताना है। ठीक है, पहला है आपके पास में ऑप्शन में है कि ए आलू सिकुड़ेगा और बी में आलू फूल जाएगा। ठीक है, ए में फूल जाएगा, बी में सिकुड़ जाएगा, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए में द्रव्यमान बढ़ेगा जबकि बी में द्रव्यमान घटेगा। अब याद रखोगे पूछा क्या गया है, हमें ऑस्मोसिस के बारे में बताया गया है। ऑस्मोसिस जैसे हम बोलते हैं परासरण की क्रिया। ठीक है, अब परासरण क्रिया के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो परासरण क्रिया है ये हमेशा किसकी उपस्थिति में होती है, एक झिल्ली के बीच में हमारे पास एक झिल्ली उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली, ये उसकी उपस्थिति में होती है। अब चूंकि हमारे पास आलू है तो इसके पास अर्धपारगम झिल्ली क्या है, होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लियर बात है कि यहाँ पे परासरण क्रिया तो हो रही है। अब हमें बतानी है कि हमारे पास जो दो बीकर हैं, एक बीकर में नमक है, मान के चलो ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमारे पास नमक है, ए में क्या है हमारे पास में नमक है, और हमारे पास एक और बीकर बी है, और बी में हमारे पास क्या है, पानी है। ठीक है, अब आपको बताना है कि दोनों में हमने आलू के कुछ कुछ टुकड़े डाल दिए हैं, इसमें भी कुछ टुकड़े डाले हैं और इसमें भी कुछ टुकड़े डाले हैं, तो क्या होगा, किस में आलू फूलेंगे और किस में आलू सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, तो परासरण की क्रिया क्या बोलती है हमारे पास में, ठीक है, परासरण क्रिया बोलती है कम सांद्रता से, क्या बोलती है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हमारे पास जो कण होते हैं या फिर विलय होता है वो जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर।
अगर हम यहाँ पे देखें जो नमक वाला घोल है और आलू है, ठीक है, तो आलू में भी मॉइस्चर है, पानी है हमारे पास में। जो नमक का पानी है ये क्या है, अधिक सांद्र है, ठीक है, नमक का पानी क्या है, अधिक सांद्र है, ठीक है, ओके। और जो यहाँ पे आलू है उसमें कम सांद्र पानी है, तो नमक वाले पानी में क्या होगा, आलू का पानी नमक में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जो ए में अगर कोई आलू डुबा होगा तो वो क्या है, आलू सिकुड़ जाएगा, ठीक है। ए बी कर में क्या है, आलू हमारे पास में सिकुड़ जाएगा। वहीं पे बी में हम देखते हैं शुद्ध जल है, शुद्ध जल में और सांद्रता कम है आलू से ज़्यादा। अब क्या होगा, जो आलू में पानी अभी तक आ रहा था लेकिन यहाँ पे पानी की सांद्रता कम है, ये पानी कहाँ पे जाएगा, आलू में जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास जो बी बीकर है इसमें आलू क्या है, फूल जाएगा, ठीक है। तो आप बोलना एक में क्या है, नमक के घोल में आलू सिकुड़ जाएगा और पानी के घोल में आलू क्या है, फूल जाएगा, ठीक है, ओके। हमारे पास में ध्वनि तरंगों के बारे में कौन सी बात सही है। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है, निर्वात में ध्वनि चल सकती है, ध्वनि की गति माध्यम पर निर्भर करती है, आवृत्ति बढ़ाने पर पिच बढ़ती है। अब आपके पास ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, ठीक है, आपको इनमें से देख के बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखो ध्वनि की तरंग यांत्रिक तरंग है, बिल्कुल हमें पता है ध्वनि की तरंग क्या है, यांत्रिक तरंग है। कहीं पे अगर हम यांत्रिक तौर पर किसी को, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं टेबल को ठकठका रहा हूँ, तो क्या है, यांत्रिक तौर पर ये उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ध्वनि की तरंग यांत्रिक तरंग है, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बोला निर्वात में ध्वनि चल सकती है, ये बात तो शायद हमने पहले पढ़ी थी, निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है, ठीक है, मतलब निर्वात में ध्वनि नहीं चलेगी, तो दूसरा यहाँ पे गलत होगा। ध्वनि की गति माध्यम पर निर्भर करती है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा है जो ठोस होते हैं उनमें ध्वनि की गति अधिक होती है, ठोसों से थोड़ी कम ध्वनि की गति होती है द्रव में, और सबसे कम गति किसमें होती है, गैस में होती है। और जो निर्वात होते हैं हमारे पास में, निर्वात में जो ध्वनि की गति होती है नगण्य होती है, मानते ही नहीं कि ध्वनि निर्वात में चल सकती है, ठीक है, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्या है, माध्यम पर ये निर्भर करेंगे। आवृत्ति बढ़ाने पर पिच बढ़ जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास में पिच होगी, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि जो औरतें होती हैं, लड़की होती हैं, उनकी पिच हाई होती है, जबकि जो लड़के होते हैं उनकी पिच क्या होती है, लो होती है, ठीक है। अब पिच लो क्या है कि उनकी आवृत्ति संख्या जो है वो कम होगी, है ना, और जो लड़के हैं उनमें आवृत्ति की संख्या ज़्यादा होने से उनकी पिच क्या होती है, हाई होती है। तो आप क्या बोलोगे, पहला तीसरा और चौथा सही है, कहाँ मिल रहा है, पहला तीसरा चौथा पहले ऑप्शन में मिल रहा है, पहला तीसरा और चौथा यहाँ पर हमारे पास में सही देखने को आपको मिलेगा। असिस्टेड रीजनिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारी वस्तु हल्की वस्तु से तेज गिरती है, ठीक है। रीजन इसका दिया है गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आपको बताना है कि दोनों सही हैं और आर व्याख्या कर रहा है, दोनों सही हैं आर गलत व्याख्या करता है, एक गलत आर सही है, दोनों गलत है। मैं 100% देता हूँ कि 99% बच्चे इसका गलत आंसर देंगे। अब मैंने इतना बता दिया गलत आंसर देंगे, तो आप इसका सही आंसर दे के बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इन्होंने बोला है कि भारी वस्तु हल्की वस्तु से तेज गिरती है, ये यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं है। जब हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था तो हम जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल में जो हमारे पास त्वरण होता है ना, जैसे जो स्मॉल जी का मान है हमारे पास में, स्मॉल जी ही है जो हमारे पास पृथ्वी पे क्या है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ठीक है। तो स्मॉल जी का मान आपको पता है 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड, है ना, ये देखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये आपको पता होगा। ये हमेशा क्या कांस्टेंट रहता है, समान रहता है। तो क्या बोलेंगे, चाहे भारी वस्तु हो चाहे हल्की वस्तु हो, अगर हम निर्वात में देखेंगे तो दोनों वस्तुएं क्या है, समान समय पर नीचे आएंगी, क्योंकि दोनों पर क्या है, त्वरण तो समान लग रहा है। और दूसरी बात याद रखना, हमेशा जो त्वरण होता है वो हमारे पास जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, हमारे पास जो मास होता है उससे स्वतंत्र होता है, ठीक है। इसका द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं होता है कि कोई भारी वस्तु है या फिर कोई हल्की वस्तु है, हमेशा हर एक वस्तु को समान त्वरण से ही नीचे खींचेगा, ठीक है। पहली बात क्लियर है। अब दूसरी बात करते हैं, तो पहली बात तो सही है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सॉरी पहली बात तेज गिरता है, ये बात गलत निकली थी हमारे पास में। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये बात सही है फिर गलत है, सही है बताइए जल्दी से। ये बात सरासर सही है, गलत आप बिल्कुल मत कर देना। गुरुत्वाकर्षण का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इजिकल टू, अभी अगर हम धरती के परिप्रेक्ष्य में पढ़ें तो आपने पढ़ा होगा जी, या फिर आप पढ़ सकते हैं स्मॉल जी m/r², ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, F
इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हैं, एम के। तो हम बोल सकते हैं जो त्वरण है, त्वरण द्रव्यमान से स्वतंत्र था, लेकिन जो हमारे पास बल है ना, जो बल है वो हमारे पास जो द्रव्यमान होता है उस पर निर्भर करता है। और कैसा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा हमारे पास में बल लगेगा। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, ए हमारे पास में गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें निर्वात में तो दोनों वस्तुओं पर समान बल लगे, समान त्वरण लगेगा तो समान रूप से गिरेंगे, लेकिन उन्होंने बोला एक तेज गिर रही है एक धीमी गिर रही है। तो पहली बात यहाँ पे गलत है। ठीक है, और दूसरी बात हमारे पास में सही है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, आपके पास दिया है सही जोड़ी आपको मिलानी है। सौर ऊर्जा मतलब सही जोड़ी कौन सी है ये आपको बताना है। सौर ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, टाइडल ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, पेट्रोलियम नवीकरणीय है, और कोयला स्वच्छ ऊर्जा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको ये बताना है कौन सा यहाँ पे सही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा मैच पहले से दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले हमारे पास दिया है सौर ऊर्जा, इन्होंने बोले है नवीकरणीय, सॉरी अनवीकरणीय बोला है। अनवीकरणीय का मतलब है जिसे हम दोबारा प्राप्त ना कर सकें, लेकिन सूर्य तो ऐसा है, सूर्य किस कैटेगरी में आता है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय में आता है। मतलब क्या है, अगर हम खत्म कर भी दे तो ये हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं उसका नाम होता है नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, अब सौर ऊर्जा तो परमानेंट है, कभी खत्म नहीं होनी, तो यह क्या हमारे पास एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा है, और जबकि यहाँ पे अनवीकरणीय दिया है इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। टाइडल ऊर्जा क्या होती है, मान के चलो आपको पता नहीं है तो इसको अभी आप छोड़ दो। ठीक है, पेट्रोलियम ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, ये बात भी गलत है क्योंकि पेट्रोलियम अनवीकरणीय है। एक बार अगर पेट्रोलियम खत्म हो गया तो दोबारा मिलने में पता नहीं कब हम कहाँ से पूर्ति करेंगे, ये ऊपर वाले जानता है। ठीक है, एक बार पेट्रोलियम के स्रोत खत्म हो गए तो कहीं दूसरी जगह पर हमें देखना पड़ेगा। कोयला स्वच्छ ईंधन है, ये बात तो गलत है क्योंकि कोयला जब भी हम जलाते हैं तो धुआं निकलता है, और जहाँ धुआं निकलता है वो स्वच्छ तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हमारे पास केवल एक ऑप्शन बच रहा था, टाइडल ऊर्जा नवीकरणीय है, तो ये हमारे पास सही रहेगा। अब अगर आपको पता नहीं है टाइडल ऊर्जा क्या होती है तो याद रखना, जो हमारे पास में चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पास जो समुद्र होते हैं, ठीक है, समुद्र में आपने नाम सुना होगा ज्वार भाटे का। ठीक है, समुद्र में नाम सुना होगा ज्वार भाटे का। तो ये किसके कारण आते हैं, ये आते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण आते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण होते हैं। अब क्या होता है, समुद्र गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है, हमारे पास जो समुद्री सतह है वो कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। इससे क्या करते हैं, इससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, कभी कभी विद्युत उत्पादन हम इससे करते हैं, कभी कभी क्या बहुत अधिक मात्रा में करते हैं इससे उत्पादन। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, टाइडल ऊर्जा मतलब याद रखना ज्वार भाटे से उत्पन्न ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया है, लेंस में छवि उल्टी, लेंस है ना, क्या है, लेंस से दर्पण नहीं पूछा है, लेंस में छवि उल्टी और वास्तविक कब बनती है। उत्तल लेंस हो, फोकस से बाहर हो, उत्तल लेंस फोकस पर, अवतल लेंस किसी भी स्थिति पर, अवतल लेंस फोकस के भीतर। लेंस की बात की है तो लेंस तो आपने दो देखे हैं, एक होता है हमारे पास में ऐसा होगा आपके पास में उत्तल लेंस, और ऐसा होता है आपके पास में अवतल लेंस। ठीक है, अब चूंकि हमसे बात की है उल्टी और वास्तविक छवि की, तो वास्तविक छवि तो आपने एक ही लेंस में देखी है, वो कौन सा हमारे पास में उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस में हमेशा उल्टी और वास्तविक बनती है। ठीक है, अब बात आती है फोकस पर होनी चाहिए या फिर फोकस से बाहर होनी चाहिए। ठीक है, तो फोकस पर आपने देखा होगी, फोकस पर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास बिंदु आकार की बनती है। किस आकार की बनती है, बिंदु आकार की बनती है फोकस पर। लेकिन अगर हम देखते हैं फोकस से बाहर, ठीक है, कैसे बन रही, मान कर चलो, ये मान कर चलो लेंस है, इसका ये फोकस है, पी है यानी पी ध्रुव है, इसका ये एफ ये रहा फोकस, इसको मानते हैं F1। ओके, इसको F1 मानता हूँ, इसको C1 मान लो। ठीक है, अब मान कर चलो कि यहाँ पे हमारे पास में कोई वस्तु है, इसको हम सॉरी इसको हम F1 मानते हैं, इसको हम मानते हैं C1, और इसको F2 और इसको C2। अब मान के चलो कोई हमारे पास में वस्तु क्या है, फोकस में ना होकर यहाँ पे हमारे पास कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे वस्तु रखी हुई कोई इन दोनों के बीच में, तो हम देखते हैं अगर यहाँ से हम दो किरणों को पास करेंगे तो हमारे पास जो छवि बनेगी वो कुछ इधर बनेगी। ठीक है, ओके, पी से गई तो पी पे आ गई, तो इधर कहीं बनेगी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास उत्तल लेंस है और फोकस से बाहर होनी चाहिए, तो हमारे पास में क्या है, छवि उल्टी और वास्तविक देखने को मिलेगी। ठीक है,
अब पाचन तंत्र में निम्नलिखित जैसे स्टार्च, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो अम्ल और फैट है फैटी अम्ल। ठीक है, यहाँ पे तो केवल बताया गया है कि स्टार्च, ग्लूकोज, ठीक है, स्टार्च का छोटा रूप ग्लूकोज है, प्रोटीन का छोटा रूप अमीनो एसिड और फैट का छोटा रूप फैटी एसिड है। अधिकतम अवशोषण कहाँ पे होता है, मेन क्वेश्चन ये है। आमाशय में होता है, ग्रहणी में होता है, छोटी आंत की बिली में होता है, फिर बड़ी आंत में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? ओके, तो जैसे अगर नॉर्मल देखें तो हमारे पास मान कर चलो ये यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास है ईसोफेगस है, फूड नली है, और यहाँ पे आप देखते हो ये आपके पास जो जे आकार की संरचना दिख रही है इसका नाम होता है आमाशय। ठीक है, आमाशय में क्या होता है, हमारे पास में HCl होता है, हमारे पास में पेप्सिन होता है। ठीक है, HCl क्या करता है, जो भोजन होता है उसको अम्लीय बनाता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें छोटी आकार की संरचना दिखेगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं छोटी आंत है हमारे पास में। ठीक है, और कुछ यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास में बड़ी आंत मिलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं जो छोटी आंत है ना, अगर इसको हम जूम करके देखेंगे तो आप देखोगे जो छोटी आंत है हमारे पास में, इसमें आप देखोगे कुछ उंगली नुमा संरचना देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, इन्हीं का नाम होता है बिली। क्या नाम होता है? बिली होता है। और बिली का काम क्या होता है? अवशोषण के लिए सतह प्रदान करना। ठीक है, अवशोषण के लिए सतह प्रदान करने का काम करते हैं। तो हम बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ पे होगा, तो आप बोलना जो छोटी आंत की बिली होती है वहीं पे सबसे ज़्यादा शोषण देखने को हमें अवशोषण देखने को मिलता है। ठीक है, आमाशय में अभी बताया था यहाँ पे HCl और पेप्सिन होता है, तो यहाँ पे बोल सकते हो प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है। ठीक है, जो ग्रहणी होती है यहाँ पे आके, जैसे हमारे पास अग्नाशय आपने नाम सुना होगा, पैंक्रियाज था, यकृत आपने नाम सुना होगा, आपने ये लीवर बोलते हैं, इन दोनों से हमारे पास में कुछ जूस आते हैं। ठीक है, वो हमारे पास ग्रहणी में मिलने का काम होता है। ठीक है, बात क्लियर है? ओके, अगर बड़ी आंत की बात करें तो यहाँ होता है ना, यहाँ पे पानी का अवशोषण होता है। ठीक है, पानी का अवशोषण। छोटी आंत में किसका अवशोषण होता है? भोजन का अवशोषण होता है। जबकि जो बड़ी आंत होती है यहाँ पे हमारे पास में पानी का अवशोषण देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे दिया है, तापमान बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, तो हमने पहले भी बताया है इस क्वेश्चन के बारे में, जब भी हम तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने से क्या होता है, जो हमारे पास में कोई भी चालक है, कंडक्टर है, उसमें क्या होता है, जो उसके इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल है, उसमें क्या है, रैंडमनेस बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब यादृच्छिक रूप से यहाँ वहाँ जाने लगते हैं कण। जब यहाँ वहाँ जाने लगते हैं तो व्यवधान उत्पन्न होता है, और उसी व्यवधान को हम नाम से जानते हैं प्रतिरोध। तो आप क्या बोलोगे, जब भी तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या है, यहाँ पे बढ़ा हुआ देखने को हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि आपके पास में मैच द फॉलोइंग दिया है। पहला है आपके पास लाइकेन, फ्लोएम, गुर्दे, मतलब यहाँ पे किडनी देख लेना, कुछ बच्चे नहीं समझ सकते गुर्दे किसे बोलते हैं, जो किडनी होती है उसी को हिंदी में बोलते हैं गुर्दे। ठीक है, राइजोबियम। हालांकि क्वेश्चन भी आपके पास में यहाँ पे दिया है मैच द फॉलोइंग है, तो यहाँ पे हम जैसे दिया है उसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्थिरीकरण। ओके, दूसरा दिया है आपके पास में भोजन परिवहन, भोजन परिवहन। तीसरा आपके पास में दिया है जैव संकेतक, जैव संकेतक। और चौथा आपके पास में दिया है यहाँ पे अपशिष्ट निष्कासन। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अगर हम इसका नाम दे दें A, B, C और D, तो आपको बताना है कि जो मैच द फॉलोइंग करना है कि लाइकेन क्या काम करता है, फ्लोएम क्या काम करता है, किडनी क्या काम करती है, और राइजोबियम क्या काम करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें जो लाइकेन होता है, लाइकेन का काम क्या होता है, ठीक है, फ्लोएम का काम क्या होता है। देखो, लाइकेन का मान के चलो अभी आपको पता नहीं है ना, लेकिन फ्लोएम का काम तो आपको कंफर्म पता होनी चाहिए कि फ्लोएम का काम क्या होता है, भोजन का परिवहन करना। तो आप बोल सकते हो जो हमारे पास फ्लोएम है उसका काम क्या है, भोजन का परिवहन। ठीक है, जो हमारे पास किडनी होता है उसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना होता है, या फिर अपशिष्ट निष्कासन होता है। जल्दी से बताओ क्या होता है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास में, जो लाइकेन होता है, लाइकेन एक जैव संकेतक है, जहाँ पे प्रदूषण होता है वहाँ पे लाइकेन नहीं दिखाई देता है। ठीक है, फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन करना, जो किडनी होता है इसका काम होता है अपशिष्ट का निष्कासन करना, और जो राइजोबियम होता है इसका काम होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो पहला है, पहले का आंसर होना चाहिए C, मतलब CBDA कहाँ पे देखने को मिल रहा है,
CBDA ये देखने को मिल रहा है आपको, तो यही हमारे पास सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा परिवर्तन रासायनिक है? ठीक है, लोहे में जंग लगना, मोम पिघलना, दूध का खट्टा होना, कागज का फाड़ना, यानी कागज को फाड़ना। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा परिवर्तन क्या है हमारे पास में, यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो लोहे में जंग लगना होता है ये रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंजेस, ये बात बिल्कुल है ना, मतलब पहला वाला सही है हमारे पास में। मोम का पिघलना, देख रहे हैं जब भी मोम जलती है ना, तो मोम जलती है तो हमें दो परिवर्तन दिखाई देते हैं, एक केमिकल चेंजेस दिखाई देता है, एक फिजिकल, मतलब रासायनिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है और फिजिकल भी। अब बात आती है कहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होगा और कहाँ पे हमारे पास में फिजिकल होगा। ठीक है, देखो जब मोम जलती है तो हम बोलते हैं, जहाँ हम जलने की बात करते हैं कि जल रही है मोम, उसे हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पे हमारे पास में क्या है, केमिकल चेंजेस होगा। ठीक है, जैसे आपने धागे को जलते हुए देखा होगा मोम का, तो वहाँ पे क्या होता है हमारे पास में, केमिकल चेंजेस है। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की, तो फिजिकल चेंजेस में क्या जाता है, मोम का पिघलना। ठीक है, तो पिघलने की बात आएगी तो हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस है, और जलने की बात आएगी तो हम बोलेंगे केमिकल चेंजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास में, यहाँ पे मोम पिघल रही है, तो मतलब ये क्या होगा, फिजिकल चेंजेस होगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछेगा रासायनिक परिवर्तन, तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो दूध खट्टा होना, तो दूध खट्टा होना क्या है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो केमिकल चेंजेस हुआ होगा, और कौन करता है, लैक्टोबैसिलस हमारे पास जीवाणु होते हैं वो करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, केमिकल चेंजेस है। ठीक है, कागज को फाड़ना, अब कागज को हम फाड़ रहे हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम है ना, जब फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है तो हम बोलते हैं वहाँ पे फिजिकल चेंजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे फिजिकल चेंजेस है तो कि हमें केमिकल चाहिए, तो हम बोलेंगे पहला और तीसरा। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास में सही है, कहाँ पे देखने को मिल रहा है, पहले पे ही है, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे हमारे पास में सही है। ठीक है,